जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। क्या हाल है आपका? थैंक यू। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को एक गिला रहा है हमेशा इंडिया से कि जनाब वो वेरीफाई नहीं करते, वो चीज़ों को देखते नहीं हैं और वो इमीडिएटली एक कंक्लूजन या जजमेंट पे पहुंच जाते हैं। और ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई, जहाँ पे एक वाक़या हुआ और वहाँ पे कई मासूम लोग जो हैं वो मारे गए। इंडियन मीडिया ने और बहुत सारे लोगों ने उसको इमीडिएटली पाकिस्तानी कह दिया और सब ने पाकिस्तानी उसको कहा, लेकिन वो तो इंडियन निकला। और अब सवाल ये पैदा होता है, और सबसे बढ़ के ऑस्ट्रेलियंस के जज्बात से खेला गया, वेस्टर्न दुनिया के जज्बात से खेला गया। पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लगाया गया। इंडिया का मीडिया क्योंकि बड़ा है, इंग्लिश बोलता है, बड़ी आवाज़ है, तो दुनिया उसको देखती सुनती है। लेकिन मई की जंग में भी फेक न्यूज़ ने राज किया था, और ये भी फेक न्यूज़ जो है और मिस इन्फॉर्मेशन राज कर रही है। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब आप इस ट्रेंड को? और जब पता चला कि वो इंडिया से निकला है, तो किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी इंडियन मीडिया से। इसको भी कैसे देखते हैं, ताकि हमें तो छोड़ दें, हमसे ना माफी मांगे, लेकिन ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल तो मैटर करते हैं कि नहीं करते? तो पहली तो बात यह है सर कि मेरे से भी ये गलती हुई कि मैंने भी कह दिया कि साजिद अकरम इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। सच तो ये है कि एक इंडिया से है, जो फादर हैं साजिद अकरम, वो हैदराबाद मेरे ही शहर से हैं। और मैं ज़्यादा तहकीकात भी नहीं करना चाह रहा था कि खुदा ना खास्ता हमारे मोहल्ले से ना निकल जाए। सो आई डिड वांट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर कि ये बंदे कहाँ से। इनफैक्ट द लास्ट टाइम ही वेंट टू हैदराबाद इट सीम्स इट वाज इन 2022। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनका बेटा है, ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड इंडियन और पाकिस्तानी। वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन, मतलब उसकी तरबियत वगैरह सारी ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। तो जो नवीद अकरम है, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन। उनकी माँ शायद इटालियन है, नेशनल ओरिजिन्स उनके। तो जब ये जो कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, जब रिपोर्ट्स आने लगी, तो जब उनकी वीडियोस लगे तो इंडियन मीडिया, तो मतलब मैंने एक एक बाकायदा एक शो किया जिसमें मैंने अपोलोजाइज़ किया कि मेरे से गलती हो गई है ये, और मैंने बताया कि मुझसे गलती क्यों हुई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गेट विल्डर्स को देखते हैं, गेट विल्डर्स का जो ट्वीट था उसमें उसने साफ कहा कि दीज़ आर पाकिस्तानीज़, और वेस्टर्न मीडिया में भी कई सोर्सेज़ से आ रहा था कि दिस इज़ दीज़ आर पाकिस्तानी ओरिजिन। यहाँ तक कि कहा कि पैदाइश लाहौर से है, ये भी आ रहा था। खबरें जो शुरू में चल रही थी। और ये तो ख़ैर इंडियन मीडिया करता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो ब्राउन यूनिवर्सिटी का जो हुआ है हादसा, उसमें भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानीज़ या मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व्ड। अभी तक हालाँकि कोई डिटेल्स मिले नहीं। सो ये तो एंटी प्रोपेगेंडा, इस पे मैंने कई शोज़ भी किए हैं कि इंडिया का जो सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है, वो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी बेसिकली इस्लामोफोबिक रेटरिक को वो मैग्नीफाई करता है। जैसे टॉमी रॉबिन्सन अगर कोई बात करते हैं घटिया किस्म की मुसलमानों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा लाइक्स और सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स उनको इंडिया से ही मिलते हैं। करोड़ों लोग हैं, 15% तक पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, यही करते रहते हैं। तो अब ट्रेजेडी ये है कि इन्होंने जिन लोगों को चढ़ाया है, जैसा नाजिल फराज है, इस तरह के राइट विंग वॉइसेस को, अब वो ही एंटी इंडियन बन गए। जैसा कि मैगा का क्राउड, वो भी एंटी इंडियन हो गए। तो इस शख्स के बारे में ये खबर है कि जो साजिद है वो इंडिया से 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया था। यानी आज से 26 साल पहले, उसकी उम्र जब 24 साल की थी होगी। तो वो जब से वहाँ है, 5-6 बार इंडिया आया बस पिछले 26 साल में। और नवंबर के महीने में दोनों बाप-बेटे फिलीपींस गए थे, जो कहते हैं वहाँ पे शायद इनको कुछ ट्रेनिंग-वेनिंग मिली आईसिस से। सो ये मिंडानाओ गए थे ये, जहाँ वहाँ पे अबू सय्याफ वगैरह के पुराने टेररिस्ट गैंग्स हुआ करते थे। तो दे वेंट टू फिलीपींस। इट्स नॉट क्लियर व्हाई, बट द स्पेकुलेशन है कि शायद आईसिस से वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है उनका। और वो साहब जो साजिद थे, ही वाज़ ट्रैवलिंग ऑन द इंडियन पासपोर्ट। तो ताज्जुब की बात है कि वो 26 साल से ऑस्ट्रेलिया में हैं और अभी तक उनको सिटीज़नशिप नहीं मिली।
और देयर आर अदर क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलियंस को पूछना चाहिए कि भाई ही इज़ नॉट इवन ए सिटीज़न, उसके पास इतनी बंदूकें कहाँ से आ गई? ही हैड अ लाइसेंस्ड फायरआर्म्स वगैरह, और किस किस्म का आदमी है जो अपने बच्चे को इस तरह के रास्ते पे ले जाए? देखिए, वो तो मर गया ना साजिद, तो बेटा पकड़ा गया। बेटा अगर बच गया, इंजरीज़ से अगर वो सर्वाइव होता है, तो उसकी उम्र है 24 साल। उसके ऊपर 59 ईयर चार्जेस लगे हैं। मर्डर एंड अटेम्प्टेड मर्डर मिलाकर 16 मर्डर्स और बाकी के टेररिज्म के भी चार्जेस। तो वो अपनी सारी ज़िंदगी अब जेल में गुज़ारेगा, सोचिए आप। और अगर उसकी उम्र 80-85 की हो जाती है, हेल्थ केयर इतनी अच्छी है, तो आइंदा 60 साल वो जेल में गुज़ारेगा। फॉर व्हाट? जिनको मारा उनके फैमिलीज़ सफ़र कर रहे हैं, ये भी सफ़र कर रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये लॉजिक जहाँ भी ये टेररिज्म का इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे उसी सोसाइटीज़ को नुकसान हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता इराक़ तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया। अब देखिए, अब अक्टूबर 7 के बाद क्या इज़राइल की पॉलिसीज़ में तब्दीली आई? नहीं, गाज़ा तबाह हो गया, राइट? सो आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती, व्हाट इट इज़, एंड इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। कोई रिज़ल्ट हो रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ नहीं, जहाँ जिन मुल्कों में, जिन सोसाइटी के लोगों ने टेररिज्म का इस्तेमाल किया है, उन्हीं की सोसाइटीज़ हैव सफर्ड अ लॉट। अब देखिए, जो इस्लामोफ़ोबिया फैलेगा ऑस्ट्रेलिया में, और इसका सिर्फ़ मुसलमानों को नहीं, सारे ब्राउन लोगों को नुकसान होगा, ऐसा इंडियंस को भी होगा। वीज़ेज़ टाइट हो जाएँगे, स्टूडेंट वीज़ाज़ मिलना, जॉब्स मिलना, ये सारी चीज़ें। और ये इटली एको एको चैम्बर बन जाएगा वेस्ट का, कि ब्राउन लोगों को भगाओ, जो सिटीज़न्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज़ करो और भगाओ। अभी इंग्लैंड की रनीमेड फाउंडेशन का एक रिपोर्ट आई है कि ऐसे 9 मिलियन लोग हैं बर्तानिया में, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं। उनकी एक ही दस्तखत में उनकी सारी की सिटीज़नशिप कैंसल कर सकता है होम सेक्रेटरी, विथआउट इवन गोइंग टू द कोर्ट, एक ही झटके में। नाउ, और फिर ऐसे भी गोरे हैं जो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, वैसे भी 1-2 मिलियन हैं जिनकी भी सिटीज़नशिप कैंसल की जा सकती है, जो नेचुरलाइज़्ड सिटीज़न्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने में मिलेगी अनक़रीब। ऑलरेडी आपने देखा कि जो अफ़गानिस्तान ने का जो बंदा जो आके वाशिंगटन में हरकत की, उसने 2 नेशनल गार्ड्स को मारा। उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल बैन लगा दिया है तकरीबन 30-40 मुल्कों पे, और मोस्ट ऑफ अफ्रीका इज़ बैन्ड। और फ़लस्तीन भी, सीरिया भी, अफ़गानिस्तान भी। तो अब अफ़गानिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ वेट कर रहे हैं आने के लिए यहाँ पर, क्योंकि दे हैड वर्क विद द यूएस गवर्नमेंट, अब उनको तालिबान हंट कर रहा है, अब वो नहीं आ सकते। तो दे आर नाइदर हियर नॉर देयर। वो अपने मुल्क में सेफ नहीं है, और दे विल नॉट बी सेफ इन द यूएस बिकॉज़ एक शख्स ने ऐसी हरकत कर दी। और प्रॉब्लम ये देख रहा हूँ कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कम्युनिटी है, बहुत ही पतली है, बहुत ही थिन। या तो पागल किस्म के मुल्लाज़ हैं, जिनको दुनिया का कुछ खबर नहीं, अजीब-अजीब पागलों जैसी बातें करते हैं, या कंस्पिरेसी थियरीज़। पढ़े-लिखे लोग, पीएचडीज़, या जर्नलिस्ट, ये वो, दे आर इंडल्जिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज़। क्या भई आपको एनालिसिस सिखाते नहीं है स्कूल में? पढ़ते मतलब मास्टर्स करे हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, डू योर स्टफ, सीखो, जो सीखे करो। ये जो कंस्पिरेसी थियरी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपने कह दिया कि वो सीरिया का प्रेसिडेंट इज़राइल का एजेंट है, ग्रेट, ओके फाइन, नाउ व्हाट? आज़ाद हो गया सीरिया, आप आज़ाद हो गए, लाइक देयर इज़ नथिंग गोइंग फॉरवर्ड, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अरे! एनालिसिस ऐसा थोड़ी होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ सर्विंग। अब जैसा इन बंदों ने क्यों किया ये? इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ में नहीं जाएँगे, दे आर लुकिंग एट द एविडेंस। एविडेंस है कि दे हैव बीन रेडिकलाइज्ड बाय आईसिस ऑन द इंटरनेट। तो आप देखो, आज के वॉल स्ट्रीट जर्नल में कई जगह मैं देख रहा था, अगर आप गूगल न्यूज़ में जाकर टाइप करके देखें, देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ आर्टिकल्स
जो छपे हैं सेइंग के आईसिस फिर जिंदा हो गया है। और उसका नतीजा इज नॉट ओनली ये बंदे बट देयर जो सीरिया में जो अटैक हुआ यूएस के ऊपर वो भी आईसीसी से हुआ ना, जो 2 अमेरिकन सोल्जर्स और एक इंटरप्रेटर शायद मारा गया। तो वो 3 वहाँ मारे गए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 16 यहूदी मारे गए। एंड दे आर सेइंग कि दिस इज द रिसर्जेंस ऑफ आईसिस। व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज कि किसी ने अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया कि ये आईसिस का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आईएसएस जिंदा हो गया और डॉक्टर साहब इस पे भी मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें कि आईएसआईएस जिंदा हो गया और इसके पीछे कोई नहीं जा रहा। दहशतगर्द जमातें जो अफगानिस्तान में थीं, अमेरिका ने कहा कि जी कमिटमेंट तो कोई नहीं ली तालिबान से, वैसे ही भाग गए। उस वक्त सिचुएशन क्या बनी, आज वहां पे बीआईएसएस भी मौजूद है, सारी मौजूद हैं। आईएसआईएस मिडल ईस्ट में भी एक्टिव है, यूरोप में एक्टिव है, साउथ ईस्ट एशिया में एक्टिव है। तो डू यू सी फोरसी एनी अगेन, वो जिसे कहते हैं ना, उस वक्त तो अमेरिकन और वेस्ट कहता था जेनरेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। तो ये कोई नई स्ट्रगल या कोई नई रैंट या रैट्रिक या कुछ नया इनिशिएटिव्स आएंगे कि आईएसआईएस को कैसे जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है? क्योंकि इन दहशतगर्द ग्रुपों को तो डॉक्टर साहब स्टेट्स भी इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान इज अ विक्टिम। इन दहशतगर्द ग्रुपें जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान उसका डायरेक्ट विक्टिम है। हमारी तो, और आपको पता है कि एक पूरे का पूरा $7 अरब का जो असला रह गया था वो सारे ये दहशतगर्द ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं और हम तो डेली बेसिस पे इसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो उन प्रॉक्सीज को तो आपको लगता है कि कोई नई, वो जो अमेरिका ने 2002 में कुछ शुरू किया था, एक नया कुछ शुरू हो सकता है, या क्या आप समझते हैं कि भूल जाएंगे फिर ऐसा होगा? पहले तो ये बात ना भूले कि आपने तालिबान की बहुत ज़्यादा मदद की थी। वो तो फेमस है ना, वो होटल में जो जाके आपके मिले थे आईएसआई के लीडर वगैरह सेलिब्रेट करने के हमने पाकिस्तान ने तालिबान को जिताया। तो ये आपके ही एसेट आपके खिलाफ हो गए राइट नाउ, दैट इज द सबके रियलिटी। एसेट थे, ये तो अमेरिका के भी एसेट थे डॉक्टर साहब, हाँ, 2000 मतलब बट लेकिन दे आर के नॉट भी एसेट थे। तो एसेट हमने अकेले तो नहीं बनाए। हाँ, बट यू मस्ट रियलाइज कि अमेरिका को उतना डैमेज नहीं कर रहे हैं वो जितना आपको कर रहे हैं राइट। नहीं, अमेरिका तो दूर है ना। हाँ, वैसे तो अमेरिका लड़ने ही इनसे आया था, और क्या है, मतलब हमें क्या डैमेज करना है, अमेरिका भी तो इनसे लड़ने आया है। नहीं बट द प्रॉब्लम ये है कि एक तो मतलब आईएसआई का जो इशू है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर सम रूट कॉजेज जिससे मुस्लिम दुनिया में गुस्सा है, जैसा कि अब गाजा का जेनोसाइड हो गया जिसके वजह से मेरा अभी भी ये मानना है कि वो जो बाप बेटे मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया में सुकून से, फिर एकदम रेडिकलाइज इसलिए हुआ कि दे मस्ट हैव बीन फॉलोइंग, रोज़ रोज़ वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं, उनको गुस्सा चढ़ते गया एंड देन दे गॉट रेडिकलाइज्ड एंड देन वंस दे गो ओवर द बम्प फिर वो अपनी ज़िंदगी की भी फ़िक्र नहीं करते हैं, दे वेंट एंड बेसिकली वेंट एंड डिड दिस अटैक। तो वो तो इश्यूज़ अभी भी चल रहे हैं, मार्जिनलाइजेशन, ऑपरेशन। आज मैं देखा कि इंडिया में शायद हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद तोड़ने की धूम चल रही है। अब इस तरह करते रहेंगे तो लोग रेडिकलाइज़ तो होते ही रहेंगे, ठीक है? बट देयर इज़ आल्सो शुड बी सम लर्निंग कि 9/11 के बाद जो हुआ, हमास के अटैक्स के बाद जो हुआ, खत्म हो गया। हिज़्बुल्लाह की हालत देखिए, हूथीज़ की हालत, ईरान की हालत देखिए। ईरान की तो अब मैं क्या बताऊँ, ईरान की तो है ज़मीन पे ला के रख दिए ना, ऊपर से नीचे। तो so so there has to be some kind of an reflection on how terrorism has failed to achieve its goals, and terrorism has caused more problems than good. मॉरल एजेंडा तो छोड़ ही नहीं, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक आयत है, 33rd आयत है सूरतुल माइदा की, जो कहती हैं कि ये जो मुफ़्सिदून हैं, ये जो ज़मीन में फ़िसाद करते हैं, उनके हाथ पाँव काट कर इनको क्रूसिफाई कर दें। ये है सज़ा टेररिस्ट की इस्लाम में। 533 दिस इज़ आफ्टर द फेमस 532 आयत जो कहती है कि एनीबॉडी हु हैज़ किल्ड एन इनोसेंट पर्सन इज़ लाइक किलिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी एक मासूम की जान लेना
सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो ये तो कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं पढ़ते ये लोग कि आपने बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया, वहां जाकर 16 लोग मारे गए, अगर उसमें एक भी इनोसेंट है यानी उसने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। कितनी ज्यूस क्रिटिसाइज करते हैं इसराइल। ये यही बॉन्डी बीच पर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे शूटिंग के बाद, तो एक यहूदी औरत कफिया पहन के आ गई फलस्तीनी। जब पुलिस ने उसको रोका ये कहकर के दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इवेंट, तो वो कह रही कि इजराइल के झंडे हटाओ, because if it is not a political event then why Israeli flag is there in the protest? So there are Jews, अगर आप उसको मार दें तो she is an innocent, she is not supporting the genocide in Gaza. तो ये एक अजीब सा है ना, तो ये पॉलिसीज इस्लामिक है ना ये जियोपॉलिटिकली सक्सेसफुल। इट इज अ लूज लूज स्ट्रैटेजी। आपकी दुनिया भी गई, आपकी आखिरत भी गई। यानी सोचिए आप, ये मर गया, जिंदगी खत्म हो गई, थू थू हो गई, अब आप सीधा दोज़ख को जा रहे हैं फॉर एवर। कैन यू इमेजिन? ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने दुनिया में और आखिरत में यू आर गोइंग टू हेल। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज वेरी सिंपल। मेरे लिए दिस इज सो सिंपल टू एक्सप्लेन कि व्हाई कांट आवर मुल्लाज आल्सो टेल दीस पीपल कि ये बिल्कुल ही गलत चीज है। एंड देन दे टर्न ऑन मुस्लिम्स एंड दे टर्न ऑन देयर ओन कंट्रीज। आईसिस ने कभी इजराइल पे हमला नहीं किया, कभी याद है आपको? नहीं। किसको मारा है आईसिस ने? मुसलमानों को ही तो मारा है। इराक में हजारों की तादाद में शिया को मारा है, अब आप लोगों को मार रहे हैं। कभी कभी इधर उधर यूएस पे थोड़ा बहुत इधर उधर अटैक कर लेते हैं वो, बट इट्स नॉट द सेम स्केल जिस स्केल से वो अपने ही लोगों को मारते हैं। जितने टेररिस्ट ने मुसलमानों को मारा है किसी ने नहीं मारा पिछले 20 साल में, जब से ये अफगान जिहाद वगैरह जो शुरू हुआ है। सो दिस इज सच ए सिक सोसाइटी बन गई है हमारी। एंड उसका ये नतीजा है, मुझे लगता है कि इवन गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड। फरिश्ते जाके शिकायत करते होंगे, देखिए सर मुसलमान इसे बात मत करो यार मुसलमानों की, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग कि ये इतनी घटिया, ना तो तरक्की पे फोकस, किसी चीज पे नहीं। देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, दुनिया में आजकल कॉन्वर्सेशन किस बात पे चल रहा है सबसे ज्यादा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइज ऑफ चाइना, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। कहाँ है मुसलमान इन सारे ग्लोबल एजेंडा के डिस्कस? ये वही कर रहे हैं जब इनको वेस्ट अप्रोच करता है। जब इंडिया यूएई जाता है और कहता है कि चलो लेट्स इन्वेस्ट इन एआई, तो फिर यूएई उचकता है। या अमेरिका जब उनसे कहता है कि लेट्स डू दिस लेट्स डू दैट, तो उचकते हैं। भाई आपके पास जो अमेरिका के साथ जो डील हुई है विद रेयर अर्थ मिनरल्स की डील हुई थी, याद है आपको? और फिर पाकिस्तान को कुछ $100 मिलियन का या कुछ ग्रांट भी मिला टू डू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया जो आपने देखा होगा, राइट? पैक्स सिलिका। सिलिका। पैक्स सिलिका में पाकिस्तान का नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं आ रहा मुझे। आई हैव नॉट सीन एनी डिस्कशन फ्रॉम एनीबॉडी के पैक्स सिलिका में पाकिस्तान का क्यों नहीं है। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूएस फॉर लेकिन शेयरिंग। हमारा तो नाम कैसे होगा? हम तो रॉ मटेरियल तो अमेरिका दुनिया के 100 मुल्कों से लेता होगा, तो रॉ मटेरियल से तो नाम नहीं आएगा। नाम तो आपका आएगा इफ यू प्रोवाइड एनी टेक्निकल सर्विस, अगर आपके पास ऐसा दैट्स व्हाट आई एम इकोसिस्टम। ट्राइंग टू टेल यू कि यही है सिर्फ इंडिया का भी नहीं है, हमारा यूएस तो सिर्फ सिर्फ नहीं है, इंडिया का भी नहीं है, और सारा क्वाड है विदाउट इंडिया। विदाउट इंडिया, वो तो मैंने भी पॉइंट आउट किया है, बट इंडिया का इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन नॉट टू इंक्लूड इंडिया। लेकिन आपके साथ तो रिश्ते आजकल तो इंडिया के रिश्ते खराब हो रहे हैं ना अमेरिका के साथ, इसलिए इट्स नॉट बिकॉज इंडिया कैन नॉट कंट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का जो एआई का एडवाइजर है वो इंडियन है, अभी जो नया जो गूगल का एआई का जो मेन पर्सन आया वो भी इंडियन है, गूगल का सीईओ भी इंडियन है, लेकिन जो एआई का सीईओ है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का एक नया डिवीजन खुला है व्हिच इज जस्ट फोकस्ड ऑन एआई, वो भी इंडियंस ही हैं। So what I'm trying to say is that the Muslim world is not part of the main conversations of this planet.
उनकी दुनिया अलग ही लगी है, लाइक दे आर नॉट इन टच विद द रियल वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है मुझे। बस अपनी अपनी धुन में चल रहे हैं, दे आर फॉलिंग बिहाइंड ऑन एवरीथिंग। ये तेल का पैसा नहीं होता तो कुछ नहीं होते, कुछ नहीं रहता। Without the oil money, there would be nothing there. Like, what would be, anybody would want to talk to the Muslims for what? मतलब सोर्स ऑफ प्रॉब्लम बने हुए हैं, नॉट सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखिए इमिग्रेशन जो बैकलैश हो रहा है यूरोप में, a lot of it is because of Muslims. लेकिन वो डॉक्टर साहब अगर इसको भी थोड़ा सा अगर हम वो जैसे कहते हैं ना और पीछे चले जाएं तो बात तो आएगी फिर सोवियत यूनियन को ख़त्म करना था, फिर तालिबान बनाने थे, एक ब्रांड ऑफ स्कूल जो जो हिलरी क्लिंटन ने कहा वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम हमने इंपोर्ट किया, वो लीथल था, उसने फिर तकफीर जनरेट की, फिर मिडल ईस्ट में तकफीर बनी। तो अगर उसके ऊपर जाएं तो मतलब वो तो अब इंडियंस तो सारा हमें इल्जाम लगा देते जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन जस्ट बात सुन लीजिएगा। एंड देन जो अमेरिकन ने वहां पे किया और उसके पूरा एक सिस्टम क्रिएट हुआ, एंड देन वो फिर लड़ने आ गए। पहले 20 साल क्रिएट किया, फिर 20 साल लड़े, और फिर हम भी साथ मिल गए, सारे साथ मिल गए, क्योंकि वो बड़े हैं तो बस बड़े हैं। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है कि अब बड़ी ताकतों की जो लड़ाइयां होती हैं उसमें हमारे जैसे मुल्क तो कुचले जाते हैं ना, हमारे मुआशरे कुचले जाते हैं, हमारे लोग कुचले जाते हैं, हमारी सोसाइटी तबाह और बर्बाद हो गई। क्लैशनकोव कल्चर, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या हमने, आप देखें ना 50-60s में लोग कहते हैं अफगानिस्तान बड़ा ठीक जा रहा था, हम बड़े प्रोग्रेसिव जा रहे थे, फिल्में थी, लोग सिनेमा जाते थे, बट देन इट वाज एन एंटायर इस्लामाइजेशन। तो मतलब हम तो कुचले गए ग्रेट पार। लेट्स से कि मैं कोई शहर जाता हूँ विजिट करने के लिए, मैं ऐसा कोई हरकत नहीं करता बट मिसाल दे रहा हूँ, और मैं वहाँ पे किसी लड़की को पटाकर उससे फ़ायदा उठा लेता हूँ और फिर मैं चले जाता हूँ। तो दैट डज़न्ट मीन कि वो प्रोस्टिट्यूट बन जाए, सारे शहर के साथ सो जाए और उसको बुरी-बुरी बीमारियाँ हो जाए उसमें मेरा क्या कसूर है? सही मैंने कह तो रहे हैं। एक्सप्लॉइट, तो पाकिस्तान का तो वैसे ही हाल हुआ ना कि ये ड्रग्स लेकिन वगैरह। लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप जस्ट मैं आई वांट टू गिव अ रिबटल ऑन दिस, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया। जी, A country which got independence in 1947 is जी, going through every kind of a crisis जो किसी भी नेशन में होते हैं। मतलब अमेरिका चले जाए आज से 300 साल पहले किस तरह की चीजें थी, हम एक नई सिचुएशन में आए ना, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ना, पूरी डेमोक्रेसी आ सकी ना, सिस्टम चला, और ऊपर आपके फिर डिक्टेटर आ गए, ऊपर आपके ग्रेट पावर कंपटीशन आ गया, उसने तो हमें और। लेकिन मतलब यू मस्ट अप्रिशिएट वी डिडंट बिकम सीरिया, वी डिडंट बिकम इराक, वी डिडंट बिकम एनी लीबिया। हम वो नहीं बने, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर रियासत भी रहे, अभी हमने एक थोड़ी जबरदस्त जंग भी लड़ी है, वी आर स्टिल रेलिवेंट इन वट एवर वे। हमारे हमने कसूर हमारे बड़े हैं, जी। लेकिन हम बाकी अरब मुल्कों की तरह हम जाके किसी के पांव पड़ के अपनी सिक्योरिटी नहीं मांगते उनसे। हमने उस मामले में अपने आप को जो है ना वो रखा हुआ है, उसकी वजह कोई भी हो, लेकिन इतना आप अप्रिशिएट हमें जरूर कर दे। नहीं, सी इट डिपेंड्स ऑन हू योर रोल मॉडल इज़ ना। अगर आप लीबिया की तरफ देख रहे हैं तो इट्स रियली, मतलब किसके लिए लीबिया रोल मॉडल बन सकता है? सीरिया, ये तो इबरत के मकाम है ना, ये तो इबरत का मकाम है। इंडोनेशिया को देखो आप, मलेशिया को देखो, अगर आपको मुस्लिम दुनिया में रोल मॉडल चाहिए। इवन टर्की इज़ नॉट इन अ बैड शेप, मतलब अर्दोगान ने थोड़े बहुत बड़े-बड़े गलतियाँ की हैं पिछले 4-5 साल में, बट दे आर स्टिल सर्वाइविंग। उनकी इंडस्ट्रियल बेस है, उनकी मतलब इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल। आप तो गए होंगे, देखे। जब मैं टर्की जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही मुस्लिम कंट्री है जहाँ कुछ चलता है, थिंग्स वर्क। यू गेट दैट फीलिंग, राइट? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट के आई थिंक के द मुस्लिम वर्ल्ड हैज टू चेंज इट्स एंटायर डिस्कोर्स फंडामेंटली। और मैं जो मिसाल जो देता हूँ कि भाई अगर आपकी तनख्वाह में सिर्फ साइकिल आ सकती है, तो गैर ज़रूरी मर्सिडीज़ के शोरूम के बाहर खड़े रह के ताड़े ना, साइकिल को पोंछ लें, साफ करें, उसमें ऑयल करें, ताकि साइकिल आपको बराबर काम पे ले जा सके, वापस लेकर आए। हो सकता है सेविंग्स कर लें तो मोटरसाइकिल पे आ जाए। लेकिन अगर आप मोटर मर्सिडीज़ को रोज़ ताड़ेंगे तो इवेंचुअली एक दिन ना एक दिन आप उसको चुरा लेंगे। देन यू विल बिकम अ क्रिमिनल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट सारे मुस्लिम दुनिया के जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, देयर एम्बिशंस आर वे बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज़। और वो कैपेबिलिटीज़ और एम्बिशन का जो गैप भरते हैं, दे यूज़ टेररिज्म टू फिल दैट गैप, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दे नीड टू गेट ओवर इट। ठीक है? और
फोकस डेवलपमेंट में। देखिए आज मैं आपसे पहले एक शो किया संतोष मेहरोत्रा साहब से, जो इंडिया के डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है। हमने 1 घंटा इंटेंस तौर पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पे तबसरा किया, जो मैं आज रात को या लेटेस्ट कल सुबह तक लगा दूंगा, आप देखिए। आई गारंटी यू कि बहुत कम ऐसे मुस्लिम्स हैं जो पूरा शो देखेंगे, बिकॉज इट डील्स विथ इंटीग्रेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इश्यूज। उनको वो सब नहीं देखना है, उनको बस अमेरिका क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, और उसके बाद ये मुल्लास क्या कह रहे हैं। दे डोंट वांट टू डू द हार्ड वर्क ऑन डेवलपमेंट इश्यूज कि आपका असर क्या हो रहा है इनइक्वालिटी के वजह से। सो फॉर एग्जांपल वी हैड अ वेरी नाइस डिस्कशन ऑन कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की, टू रिमूव पॉवर्टी और टू फाइट इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी से भी डेवलपमेंट रुक सकता है, पॉवर्टी से लोग सफर भी कर सकते हैं। So what I'm trying to say is कि discourse has to change a lot. It is just about identity is उसमें डूब मर रहे हैं। अमेरिका भी देखिए, ये जो मेगा क्राउड आइडेंटिटी लेकर आया है वो डुबा देगा अमेरिका को। इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, फ्रीडम, कुछ नहीं होगा। इट विल कॉज टेंशन एट होम। अब देखिए ये जो मेगा क्राउड रिपब्लिकन्स ने जो ओबामा केयर को एक्सटेंशन नहीं दिया, सडनली 22 मिलियन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होगा जनवरी में, या इतना महंगा हो जाए कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। 27% ऑफ द कंट्री, बिकॉज वो डोमेस्टिक टेंशन में आ गया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर, बिकॉज वो ओबामा से इतने चिड़े हुए हैं कि ओबामा केयर को खत्म करना चाहते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग उस इंश्योरेंस पर हैं वो उन्हीं के बंदे हैं। सो आई थिंक कि ये इस्लाम को लेकर, भाई इस्लाम अल्लाह का है, लेट हिम प्रोटेक्ट हिज रिलीजन। कुरान में वो भी है कि आई विल प्रोटेक्ट माय दीन। हम क्यों उनका काम कर रहे हैं? हमारा काम है टू प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, जो मैं आपको दिया 532 533 इज एनफ। बिटवीन द टू ऑफ इट, प्रिवेंशन एंड डीलिंग विद टेररिस्ट, वो वहां का वही है। मिसाल हजरत अली ने जो खवारिज के साथ किया था, आपको पता है, डिस्ट्रॉयड देम, फिनिश देम ऑफ ना। बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा था खवारिज को, जो उनके साथ लड़े थे पहली जंग में। बाद उसके बाद उन्होंने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, बिकॉज दे हैड बिकम टेररिस्ट। सो वी हैव एग्जांपल्स दैट आर उलमा अगर चाहें तो उसको इन्वोक कर सकते हैं। मतलब मेरा जो शुरू में शिकायत थी 9/11 के बाद, कि 9/11 के बाद अगर मुझसे पूछते, देन आई वुड हैव आस्क्ड द मुस्लिम कंट्रीज टू पुट अप ए पॉसी। वो एक फौज बनाते, भेज के निकाल दे बिन लादेन को। दैट इज व्हाट मुस्लिम शुड हैव डन। तो दुनिया बहुत अलग होती, और मुस्लिम मुल्कों की तकदीर भी बहुत अलग होती, अगर मुस्लिम कंट्रीज हैड OIC के तहत, इफ दे हैड पुट अप एन आर्मी टू गो आफ्टर अल-कायदा। आपको पता है, मैंने जब बिन लादेन के खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा, तो मुझे सारे अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिसके मैं बोर्ड्स पे था, मुझे निकाल दिया था। तो आप बताएं ना, अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल, आपने शेख के बारे में ऐसा कैसा कह दिया? तो मतलब अगर अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे मुसलमान आपके साथ ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा जैसा मुल्क जहाँ पे 70% लोग अनपढ़ हैं, यहाँ पे लोगों को अलकायदा की आइडियोलॉजी पे प्रमोट करना कितना आसान। हमारा वजीर आजम साबिक इमरान खान जो है, वो उसामा बिन लादेन को शहीद करता था। हम क्या करें इसमें अब? मतलब that is you have actually pointed out the problem in your question कि 75 साल के बाद 70% क्यों गैर पढ़े लिखे हैं, क्योंकि your priorities are so different। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें देखिए द मल्टीपल चैलेंजेस हमारे जैसे, आपको तो मैंने सोवियत यूनियन और अमेरिका का कंपटीशन देखा, फिर हमने ईरानियों का और सऊदीज का कंपटीशन पाकिस्तान में देखा है। मतलब हमने सेक्टेरियन भी जो चीजें देखी, हमने ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी हमारे बॉर्डरों के ऊपर आ गई। मतलब हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या कुछ नहीं रहा। एंड देन वी हैव अ बिगर कंट्री लाइक इंडिया, जो कश्मीर के साथ हमारा वो चलता रहा है। हमारे भी प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत अच्छे हैं, डिक्टेटर्स, डेमोक्रेसी, दिस दैट, जहालतें, वो हमने बहुत कुछ गंद किया। लेकिन और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं को लीबिया हमारा है, लेकिन वी सर्वाइव्ड। हमने वो जैसे कहते हैं ना, हमने सर्वाइव किया है, और बहुत मुनासिब सर्वाइव किया है। लेकिन ऐसे चल नहीं सकता जिस तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, ये जहालत और ये सारा कुछ। मेरा ख्याल है कि, और अभी मैं आपको जस्ट आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट,
अभी जो हमारे चल रहा है यहाँ पे, we do consider that there is another great power competition in on our borders, and that is India और चाइना के साथ जो अमेरिकन और इंडो पैसिफिक में होंगे, ये भी हमारे बॉर्डर ही है ना। मतलब चाइना जिससे अमेरिका compete करना चाहता है वो हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, मतलब कोई दूर नहीं है उनसे। इंडिया इतनी बड़ी पावर है, उसके ऊपर अमेरिकन बैंक कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बॉर्डर पे है। तो हम तो फिर बड़े ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन में फंस रहे हैं। कौन की है, जैसा अमेरिका इंडिया को आगे बढ़ाएगा, चाइना आपको आगे बढ़ाएगा। You know, that is इंडिया नहीं exact. आगे बढ़ेगा, वो ठुस होगी डॉक्टर साहब। नहीं, the US still wants India to move. अगर आप अभी national security strategy पढ़ें, they still want India to try and balance China. भाई इंडिया बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगले महीने तक, पता है आपको। मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। इंडिया इज गोइंग टू ओमान टू गेट जैगुआर्स। अच्छी बात है, जय। दुनिया में कोई अब जैगुआर नहीं बनाता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बनाता था जैगुआर, पता है आपको। ये जो बात करती है ना इंडिया, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ठीक है, आपके पास जैगुआर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी, आप बनाते थे जैगुआर। अब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई जैगुआर की, इंडिया में, फ्रांस में, जहां जहां वो बनता था। अब सिर्फ ओमान के पास पुराने खटारे पड़े हुए हैं, कुछ 20-25 जैगुआर, वो लेने गए मोदी जी, ताकि उनको बुलाकर उनकी पार्ट्स से अभी जो है सो जैगुआर वो उड़ाएंगे। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब ये बिल्कुल ही थर्ड वर्ल्ड का जो हम जो कहते हैं ना कि दिस इज नॉट, इट्स लाइक सेइंग कि जब गरीब आदमी गाड़ी खरीदता है, कैसा खरीदता है, यूज्ड कार्स जाके देखता है ना, राइट। जब जो अमीर आदमी है, जो डेवलप्ड आदमी है, वो नई गाड़ी खरीदता है, ही इज लुकिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें सेल्फ ड्राइविंग चीज है या वाईफाई है या नहीं है, ये नहीं कि पुरानी। तो सो इवन इंडिया विद ऑल इट्स टॉक ऑफ डेवलपमेंट इज बिहेविंग लाइक अ वेरी पुअर कंट्री लुकिंग फॉर यूज्ड स्टफ टू डिफेंड इटसेल्फ। तो वो बात तो मैं जानता हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स से दूर रखा। आपने फायदा भी तो बहुत उठाया है जियोपॉलिटिक्स का, बाय बिकमिंग ए पॉन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यू हैव बेनिफिटेड, मतलब इस सेंचुरी में आपको कुछ $35 बिलियन तक फॉरेन एड मिली है, जो आपके एलीट ने खाई है। So all of that has happened. You could have stayed out of it. जैसा तुर्कमेनिस्तान is trying to stay out of the whole problems. अभी तो उन्होंने celebrate किया ना अपनी neutral, focused on priorities. I think पाकिस्तान की number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 priorities should be education. Education और not religious education. अगर आपको मुसलमान बनना है, आप कुरान घर में रट लीजिए और पढ़ें। Just focus on things that will make you a good citizen, will make you to deal with education. आपकी जो सोल की एजुकेशन है, आप वो वीकेंड्स पे संडे स्कूल में पढ़ लें, बट जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, दे नीड टू जस्ट रिमूव जहालत। यू नीड टू ब्रिंग पीपल फॉरवर्ड, वरना इट इज गोइंग टू बी ए क्राइसिस। भाई आपका जो पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेशंस है, 2050 तक आप 500 मिलियन हो जाएंगे। It will be the third biggest country after India and China population wise. वो जो गोल्डन सैक्स का जो प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान विल बी द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी इन 2075, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, जैसे इंडिया भी तो, मैं अगले दिन एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था ऑफ द टोटल जीडीपी जो इंडिया की $4 ट्रिलियन की है, द 57% ऑफ द जीडीपी इज द डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से। हाँ, which is actually a good thing, then they don't have to depend on trade. Yes. हाँ, इनफैक्ट चाइना का प्रॉब्लम करंटली है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है, वो एक्सपोर्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं। दे हैव टू इंक्रीज देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के बेसिस पे ग्रो हो सकते हैं, विच इज यूएस, चाइना एंड इंडिया। यस। हाँ, बाकी सब और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जर्मनी, जापान को भी ले सकते हैं आप, 125 मिलियन है उनकी आबादी, एंड दे कैन। ये जो कोर 5 की बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, इट वाज ऑल 100 मिलियन प्लस वाले कंट्रीज हैं वो कोर 5, जो रशिया, इंडिया, चाइना और बात। लेकिन आई थिंक कि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स जिस पे तवज्जो ही नहीं जा रही है, एंड पार्टली बिकॉज हम लोग खुद, आप में थोड़े बायस्ड है ना, वी फोकस ओनली ऑन जियोपॉलिटिक्स। जैसा कि अब एनवायरनमेंट की बातें होती तो मैं बोर हो जाता हूँ। मैं सिर्फ उतना फॉलो करता हूँ एनवायरनमेंट जितना मुझे जियोपॉलिटिक्स के लिए चाहिए। उससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, बिकॉज
मतलब you can't be interested in everything, right? इसलिए मैं अब अपना पोर्टफोलियो इकोनॉमिक्स में भी चला गया हूँ, वरना that was actually not my portfolio. तो मैं अब I understand कि I need to know the economies well, I need to understand the economic development और उसके challenges, वरना I cannot understand comprehensive national power, मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है, you know. In fact, increasingly मैं सिर्फ दुनिया में 3 मुल्क को पावरफुल मानता हूँ. देखिए, अगर आप अपने हथियार खुद नहीं बनाते, यू आर नॉट अ पावर, इन माय ओपिनियन. एनी कंट्री दैट बाइज वेपन्स इज नॉट अ पावर, क्योंकि लंबी जंग आप लड़ ही नहीं सकते. अगर रशिया अपने हथियार नहीं बनाता होता तो सोचिए, सैंक्शंस की वजह से ये कभी का हार जाता यूक्रेन से विद इन ए फ्यू मंथ्स, यू नो. सिवाय ईरान और नॉर्थ कोरिया के किसी ने खुल के इनको हथियार नहीं दिए, यू नो. यही 2 मुल्कों ने उनको प्रोवाइड किए. और वो भी अब ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो एक्चुअली रशिया में बन रहे हैं, मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी दे दी है, तो ईरान इज नॉट इवन एक्सपोर्टिंग देम. सो द कंट्रीज दैट आर रियल पावर आर द वंस हु कैन मेक देयर ओन वेपन्स, और उनकी इकोनॉमीज मजबूत हो तो वो सर्वाइव कर सकते हैं. अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के मुताबिक देखेंगे तो रशिया इज द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी नाउ, इसलिए वो सर्वाइव हो रही है. ट्रू, ट्रू, बिल्कुल सही है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज वेरी एनलाइटनिंग एंड बड़ा मजा आया बात करके आपसे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच अमर साहब.